कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज मैथ क्लास अंतर्गत हम देखते हैं नंबर सिस्टम। हम चाहेंगे, एक लंबा सा गैप हुआ है विद्यार्थियों के लिए, एक रिफ्रेशमेंट का समय भी था। हम चाहेंगे कि अब बीएसएससी को टारगेट करिए। बीएसएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होगा और बीएसएससी के लिए ज़रूरी होगा कि आप मैथ और रीजनिंग को टारगेट करें। तो उस हिसाब से आप मैथ को एक बार नहीं, एक ही बुक से, ज़रूरी नहीं है। किसी आईएएस टॉपर का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था अपने, जिस समय मैं स्टडी टाइम में ही था, उस समय एक आईएएस टॉपर का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, नाम तो याद नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनसे पूछा गया था कि बताइए आप अपनी तैयारी के क्रम में क्या पढ़े हैं और किस बुक को पढ़े हैं, कैसे आप आपका स्ट्रेटजी क्या था। तो उनका स्टेटमेंट था कि देखिए, सिलेक्टिव बुक पढ़िए लेकिन एक ही बुक को रिपीट करिए, रिवाइज करिए। ये ज़रूरी नहीं है। ह्यूमन बीइंग का जो ये माइंड है उसका एक कैपेबिलिटीज़ है, वो कैपेसिटी फिक्स है, वो उतने ही डेटा को रख सकता है। लेकिन बार बार यदि आप किसी चीज़ को करते हैं तो वो क्या होता है, वो यहाँ अटक जाता है। आप पढ़ते हैं उस समय समझ में ज़रूर आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस छूटता है और वो समाप्त हो जाता है। वोलाटाइल टाइप मेमोरी होता है, वो उड़ते रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है, उस इंटरव्यू का पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा था कि सिलेक्टिव बुक को पढ़िए और कई बार पढ़िए। ये नहीं कि एक बार बना लिए, इस चैप्टर को समाप्त कर दिए, समाप्त हो गया, हमने ये इसमें महानता हासिल कर ली, ऐसी बात नहीं है। एक चैप्टर को कई बार पढ़िए। मैथमेटिक्स बनाने के लिए बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप में उसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को पकड़ करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, सलूशन निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज का एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिटी बेस नहीं होता है, क्वांटिटी बेस होता है। मैक्सिमम क्वांटिटी, कितने कम समय में आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन को कैप्चर कर लेते हैं और उसका सलूशन निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लर्कियल जॉब जो होता है, क्लर्कियल जॉब में आपको इस तरह से तैयार तो बाद में ट्रेन किया जाता है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटीज़ भी मापी जाती है कि आप आंकड़ों के साथ कितने जल्दी आप अपने को सामंजस्य कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का यही है कि आपका तर्क, आपका आर्गू कहाँ तक पहुँच रहा है। आप किसी चीज़ पर अपने आप को यदि मापते हैं, किसी चीज़ का आकलन करते हैं, तो आप किस हद तक जाकर आकलन करते हैं। इसलिए रीजनिंग का इम्पोर्टेंस है। तो मैं कहूँगा कि बीएसएससी को यदि टारगेट करना है तो मैथ और रीजनिंग, जीके जीएस नॉर्मल लेवल का होगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग को छूते बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो आते हैं उसमें, हम फिर से आज, ऐसे पहले भी कई बार हमने पढ़ाया है, आज फिर से एक नंबर सिस्टम का ओवरव्यू देते हैं। शुरुआती क्लास कैसे शुरू होता है, नंबर सिस्टम क्या है, आंकड़ों का खेल जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हम शुरू करते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये अरिथमेटिक, ऐसे कहने के लिए आप क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहते हैं कि अरिथमेटिक की तैयारी कर रहे हैं। यद्यपि वहाँ केवल अरिथमेटिक नहीं होता है, उसमें अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो ऑटोमेटिक जुड़े हुए होते हैं। तो अलजेब्रा का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अलजेब्रा बेसिक नॉलेज होने के बाद ही आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का 40% पार्ट जो है वो अलजेब्रा से आया हुआ चीज़ है। तो हमने पूर्व में भी क्लास दिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उस अलजेब्रिक बेसिक एक्सप्रेशंस जो है, बेसिक क्लास जो है, उसको आप देखिए। और उसके बाद आते हैं नंबर सिस्टम पे पुनः। देखिए, नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कहते हैं हिंदी। नंबर सिस्टम में मेनली हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर्स का विभिन्न तरह का जो संक्रियाएं होती है उसकी गणना करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो ज़रूरी है इसके लिए कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या दिया हुआ है वो किस संख्या से कैसे विभाजित होगा। ये तो सिंपल है, पहले भी कई बार बताए हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो पूर्व का क्लास देख लीजिए। सिंपल थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यदि सम संख्या हो तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, किसी संख्या के सारे अंकों को जोड़ लें और 3 से सिंपल भाग दे दें। यदि 3 से पूरी संख्याओं का योग कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे 3 का है वैसे ही 9 का भी है।
9 में भी यदि किसी संख्या को हमको चेक करना है कि क्या ये एक बड़ी सी संख्या दी हुई है 5 डिजिट 7 डिजिट का, क्या वो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो पूरी संख्या के जितने डिजिट हैं सबको जोड़ दीजिए और योग जितना आया उसको 9 से विभाजित कर दीजिए। यदि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है इसका मतलब वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 2 का, 4 का, 8 का, ये दोनों में सिमिलरिटी है। जैसे 2 में हमने कहा कि लास्ट डिजिट कोई भी संख्या है 1 2 5 6 3, हमको चेक करना है ये 2 से विभाजित है या नहीं है। लास्ट डिजिट केवल हम देखेंगे क्या लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, नहीं है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो 4 से कदापि नहीं होगी, 8 से कदापि नहीं होगी, 16 से कदापि नहीं होगी। जो 2 से नहीं हुआ वो 2 के मल्टीपल से विभाजित नहीं होगी। ये आप नियम याद रखेंगे। जो 3 से विभाजित नहीं हुआ वो 9 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। तो जो 2 से नहीं विभाजित हुआ है तो 4 से विभाजित होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन हम इसका रूल तो जानते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ 2 के बदले 8 रहता तो क्या यह पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाती? 2 से तो विभाजित है, चूँकि 8 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 का भी सेम रूल है क्या? यदि 4 का सेम रूल रहता तो हम अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट द नंबर which form from the last 2 digit of the given number, if that is divisible by the 4 then that whole number will be divisible by 4। जो संख्या हमको चेक करना है कि 4 से पूर्णतः डिविजिबल है या नहीं, उसके लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या। यानी अब हम 12,568 नहीं, ओनली 68 को मापेंगे। 68 क्या 4 से डिविजिबल है? तो 68 है तो वो भी विभाजित होगा। यदि हम 68 की जगह 66 कर देते तो देखिए 2 से तो विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 66 में 66 में 4 से पूर्णतः भाग नहीं दिया जा सकता है, दशमलव में चला जाएगा। उसी तरह 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 3 डिजिट द नंबर विच मेड फ्रॉम द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, इफ दैट इज डिविजिबल बाई 8 देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि इससे पूर्णतः विभाजित होगी तो चाहे इसके पीछे कितना भी फौज रहे ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। इसी तरह 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, इस ढंग से 2 पर पावर जितना 8 बराबर कितना होता है 2 to the power 3। तो यही 3 अंकों, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाएगी तो पूर्णतः हम कहेंगे कि 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो हालांकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, उतना हम भाग देने जाएंगे तो उससे अच्छा है भाग दे करके देख लेंगे। ऐसे यदि रूल के हिसाब से चलेंगे तो ये कितना होता है 2 to the power 5। यानी अंतिम 5 अंकों से बनी संख्या को हम 32 से डिवाइड करके देखेंगे और उसके बाद पीछे जितनी भी फौज लगा दे वो पूरी की पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो हो गया 2, 4, 8, बस 3 अंक तक चेक करेंगे। 3 का आप जान गए, 2 का जान गए, 3 का जान गए, 4 का जान गए। अब आते हैं 5 पर। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 दोनों में से कोई हो तो वो पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। चाहे देखिए जैसे इसी को चेक करते हैं, अंतिम डिजिट क्या 6 है, 6 क्या 5 से पूर्णतः 6, तो हमने कहा कि या तो 0 या 5, तो नहीं ये 0 है नहीं ये 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं। 5 का जैसे रूल है वैसे ही 10 का भी रूल है। 10 का रूल क्या है? इफ लास्ट डिजिट इज 0 देन दैट नंबर विल डिविजिबल बाई 10। तो 5 का हो गया। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 बराबर होता है 6 इज इक्वल टू 2 into 3। तो कोई संख्या, अब ये ऐसा फैक्टर भी आएगा, बहुत सारा फैक्टर ऐसा भी आएगा, हमको चेक करने को कहेगा तो उसका प्राइम फैक्टर कर देंगे। 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 होता है। तो कोई संख्या, इसी को यदि चेक करना होगा कि 6 से ये पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो हम देखेंगे कि वह संख्या 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यदि दोनों से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 6 से डिविजिबल होगी। यदि 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। यदि 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। यानी इसके जो प्राइम फैक्टर है उस सबसे डिविजिबल होना चाहिए, वो तभी जा करके वो इस पूरे से डिविजिबल होगी। ये हो गया। आते हैं 7 का जो रूल है वो काफ़ी टफ है या कहिए नहीं है।
उसका कोई मतलब नहीं है, उससे पहले हम 7 से डिवाइड करके निकालेंगे। देयर इज नो एनी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 8 का हमने बता दिया है, 9 का बता दिया है, 10 का बता दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बचता है 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यही संख्या है, हमको देखना है कि 11 से ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित होने वाली हो तो पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है सम स्थान और विषम स्थान हमने कहा है, सम अंक और विषम अंक नहीं कहा है, सम स्थान और विषम स्थान। यह संख्या को जब हम गिनते हैं तो गिनते क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस ढंग से गिनते हैं। इसमें यदि हम डिजिट गिने तो इसमें कितने डिजिट है टोटल? 1 2 3 4 5 डिजिट है। हम डिजिट का स्थान यदि लिखे तो यह पहला स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे और 5वें स्थान पे। कुल 5 अंक है इस संख्या में। इसमें सम स्थान कौन होगा? ये दूसरे स्थान पर जो संख्या है वो, और चौथे स्थान पर जो है वो क्या है? सम स्थान है। और विषम स्थान पर कौन है? जो 5वें अंक पर है, जो पहले पर है, और साथ ही जो तीसरे पर है। ये 3 अंक विषम अंक पर है, 1 3 और 5। इस प्लेस पे जो अंक है वो विषम स्थान है, और जो दूसरे और चौथे पर है वो सम स्थान है। तो विषम सम स्थान को हम पहले जोड़ते हैं, सम स्थान यानी सेकेंड प्लेस पर 6 और 4th प्लेस पे 2, तो 2 + 6 कितना हुआ? 8। और इसको यदि हम जोड़ते हैं विषम स्थान वाले को तो कितना है? 6 प्लस 3rd प्लेस पर है 5 और 5th प्लेस पर है 1, कितना हुआ? 12। इन दोनों का डिफरेंस, चाहे इसमें से ये घटाइए या इसमें से ये घटाइए, जो बड़ी है उसमें से छोटे को घटाइए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जबकि हमने कहा कि यदि इन दोनों का डिफरेंस the sum of all even places number and odd places number and both differences are 0, either 0 or 11, then that will be divisible only by 11। यदि या तो ये 0 आता या 11 आता, 22 आता, 33 आता, 44 आता, कुछ भी 11 का मल्टीपल आता, तो वह संख्या क्या होती है? 11 से पूर्णतः डिविजिबल होती है। इसमें कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, इसलिए यह संख्या पूर्णतः डिविजिबल 11 से नहीं है। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है इसी को हम कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन के आधार पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है 1 2 5 6 3 2 कहेगा, बताइए this is the given number which is completely divisible by 9, then find which digit will be appear at the place of स्टार। कहेगा ये दिया हुआ नंबर है कितने अंक का? 7 डिजिट का ये कोई नंबर है जिसमें स्टार के जगह क्या है? कोई नंबर है जो गायब है। अब बताइए कि इस स्टार के जगह न्यूनतम कौन सी संख्या रखेंगे कि यह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे? 9 से भाग देने जाएंगे, 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर जाएंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सभी अंकों का योग यदि 9 से, सभी अंकों के योग से बनी संख्या यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें का एक ही अंक गायब है ना, रेस्ट अंक तो है हमारे पास। तो एक अंक हम देखेंगे, एक अंक को छोड़ के रेस्ट अंक का योग निकालेंगे। रेस्ट अंक का योग कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 आ प्लस 6 11 आ प्लस 11 आ प्लस 5 16 आ प्लस 2 18 आ प्लस 1 19 आ प्लस 19 और प्लस स्टार इक्वल टू, यह जो भी संख्या आएगा वह पूर्णतः 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 का टेबल आप जरा पढ़िए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 तो आया, घटाना तो है नहीं हमको तो कुछ ना कुछ उसमें जोड़ना है। तो 9 तिया 27 यदि हम करते हैं तो 27 3 टाइम में, 2 टाइम में तो अलग नहीं रहा है, 2 टाइम से तो ये ऑलरेडी बड़ा है, इसमें कुछ और जोड़ना भी है। तो मिनिमम 3 टाइम में भाग लग सकता है। 3 टाइम में कितना होगा? 27 होगा। 27 में यदि 27 इसका योगफल होता तो ये पूर्णतः कट जाता, लेकिन है 19,
तो 27 में न्यूनतम हम क्या जोड़ेंगे कि वो आपका पूर्णतः कट जाएगा। सॉरी 19 में हम न्यूनतम क्या जोड़े कि वो पूर्णतः कट जाए, 8 जोड़ेंगे। 8 कम है, इस दोनों का अंतर 8 है, इसलिए 8 इसमें न्यूनतम हम जोड़ेंगे तो ये संख्या पूर्णतः कटेगा। तो न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यही स्टार की जगह 8 हो जाएगा। यही संख्या यदि कहता आपको 3 से, बताइए कि स्टार के जगह न्यूनतम कौन सा अंक रखे कि वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब आप देखिए यहाँ 19 है, हम 3 से भाग देते हैं यदि इसमें, तो कितना, 6 18 होता है, लेकिन अभी भी 1 ज़्यादा है, तो 6 टाइम नहीं 7 या 21 टाइम में दीजिए। 21 यदि हम इसको कर दें तो भाग देने के लिए कितना हो जाएगा, 2 कम रहा है, 2 8 के जगह, ये स्टार के जगह यदि 2 रखते तभी भाग लग जाता। क्या हमको बताइए 5 यदि ऑप्शन रहे, यही क्वेश्चन रहेगा कि ये स्टार के जगह हम कौन सी संख्या रख दें कि वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन आपके पास है ये, एक होगा 3, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा ऑप्शन है ये 5, और चौथा होगा नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा आंसर होगा। कहेगा, क्वेश्चन सुन लीजिए, ये दी हुई संख्या में स्टार के जगह कौन सी संख्या रख दे कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। लेकिन वहीं पर लिख दे कि इनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या रख देने पर यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो कौन सा, तब क्या आंसर होगा, तब भी 5 ही होगा। चूंकि इनमें से कह रहा है, दिए हुए में से कह रहा है कि न्यूनतम कौन सी संख्या रख दे कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दिए हुए में से तो न 3 आ रहा है न 6 आ रहा है, 5 तो आ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इनमें से नहीं कहे, सीधा कहे वह न्यूनतम संख्या जो स्टार के जगह पर आने पर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो फिर आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्योंकि वहाँ यह नहीं कह रहा है कि इनमें से, दिए हुए में से, उसमें से कह रहा है न्यूनतम। तो न्यूनतम 5 रखने से विभाजित जरूर हो जाता है, लेकिन न्यूनतम कौन है, न्यूनतम तो 2 है। 2 यदि 19, 2 21, 21 तो हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यदि हम यहाँ 2 रखते तो न्यूनतम तो 2 हुआ, न्यूनतम 5 नहीं हुआ। तो क्वेश्चन के भाव को समझ करके आप आंसर देंगे कि इनमें से कौन। इसी तरह यदि ये कहे 11 से विभाजित, 11 से कहेगा कि विभाजित करने के लिए ये कौन सा, मतलब स्टार के जगह कौन सी संख्या रखे कि वो पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। बताइए जरा आप लोग, 20 सेकंड का समय है, आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद बताएंगे। आंसर नहीं आया किसी का, बोलिए। एक आंसर है 3, दूसरा आंसर आया है 6, और बोलिए 3 से तो ऑप्शनों में है, और बोलिए। देखिए 3 होगा, 3 होगा। देखिए आते हैं सॉल्यूशन पे। आप इवन प्लेस और ऑड प्लेस को छांट लीजिए। ये जो हम कर रहे हैं ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है। दूसरा आपका इवन प्लेस वाले को लेते हैं, ये इवन प्लेस है, सॉरी यहाँ ऑड प्लेस लिए हैं तो ये नहीं होगा। ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, और ये आपका ऑड प्लेस है। दूसरी तरफ इवन प्लेस को लेते हैं, ये इवन प्लेस है, तो आपका ये इवन प्लेस है, तो नेक्स्ट ये इवन प्लेस है। इसको जोड़ लीजिए
2 और 6 8 आप प्लस 5 13 और प्लस 1 कितना 14। इसको जोड़ते हैं 3 आप प्लस इसको छोड़े रहिए अभी 3 आप प्लस 2 5 5 प्लस स्टार या इसी को 5 कर दीजिए 5। घटा देते हैं, इसमें हमको कुछ जोड़ना अभी बाकी है, मानते हैं x जोड़ना है, यानी इसके जगह कोई अंक हमको जोड़ना बाकी है। अभी देखिए तो इस दोनों का अंतर, यदि वर्तमान अंतर कितना है, वर्तमान अंतर कितना है 9 है। 9 यदि हम इसको क्या कर दें 2 और पूरा देते 11 हो सकता है अंतर, लेकिन अंतर 11 कैसे हो सकता है, 14 में यहाँ कितना रहता तो 11 हो जाता, घटाएंगे तब, लेकिन घटाव का केस तो है नहीं, हमको करना क्या है, हमको तो जोड़ना है, यानी यह 11 नहीं पूरा करके इसी को हमको 14 पुराना होगा। इसको हम 11 कैसे पुरा सकते हैं, अंतर 11 तब होता जब 5 में से कुछ घटाने को हमको पॉसिबल होता, हम कुछ घटा सकते थे उसमें, तो यह अंतर, इसको तो बढ़ा नहीं रहे चूंकि इसमें कुछ संख्या जोड़ नहीं रहा है, हमको तो जोड़ना इस संख्या में है, तो इसमें जब जोड़ना है तो इसको हम 11 तो पुरा नहीं सकते हैं, 11 से बड़ा का तो बात ही छोड़ दीजिए, 11 भी नहीं पुरा सकते हैं, तो हमको क्या करना है, इसको 0 ही पुराना होगा, इस 9 को हमको 0 ही पुराना पड़ेगा। तो इस 5 में हम 9 जोड़ दे तो 14 पूरेगा क्या, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हम इस 9 को क्या करते, या तो इन दोनों का अंतर 11 आ जाए या 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो यह 11 तब पुर सकता था जब इस 5 में से कुछ घटा सकते थे, यानी 5 के जगह यदि यहाँ क्या रहता 3 रहता तो यह क्या हो जाता 11 हो जाता। 11 से बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं है, इस दोनों का अंतर मिनिमम 11 हो सकता था। 11 कब हो सकता था, जब ये 5 के बदले यहाँ क्या रहता 3 रहता। ये 3 कब बनेगा, जब इस 5 में से हम कुछ माइनस कर सकेंगे। हमको माइनस तो करना नहीं, हमको तो कुछ जोड़ना है, तो क्या 11 तो संभव ही नहीं है, तो 11 से बड़ा कुछ संभव है, यानी वो तर्क हमारा समाप्त है। हम उसको 11 या 11 का मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। हम जब करेंगे तो उसको क्या करेंगे 0 कर सकते हैं, तो 0 करेंगे। 5 में कितना जोड़ दे कि इसके बराबर आ जाए, 14 में 14 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा, तो 5 में हम कितना जोड़ दे कि 14 आ जाए 9, यानी इस स्टार के जगह क्या होगा आपका 9। समझ में आया कि नहीं आया, रोकिए यहाँ हम 9। नेक्स्ट एक इकाई अंक पर आते हैं, उसके बाद रेकरिंग पे चलेंगे। इकाई अंक देखिए पूछता है, आपके एग्जाम में पूछता है कि इकाई अंक पर यदि किसी दो संख्या को गुना करते हैं तो इसके इकाई अंक पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। जैसे कोई संख्या दे देगा, आपसे पूछेगा, कुछ पावर उस पर दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा बताइए इसके इकाई अंक पर क्या आएगा। तो इकाई अंक जिस समय पूछेगा आपसे, यूनिट प्लेस, डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, इकाई अंक की संख्या पूछता है क्वेश्चन में। जैसे कोई भी एक नंबर दे देगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ, 5, 6 यदि उस पर हम पावर बढ़ाते जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, थोड़ा सा वो जान लीजिए, उसके बाद इकाई अंक पर चलते हैं। जैसे आपसे कोई संख्या है 0, 0 का स्क्वायर देखते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स 0 इंटू 0 बराबर क्या 0 ही होगा। 1 का स्क्वायर करते हैं, 0 का चाहे जितना भी पावर करे, स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, उस पर 4 रहे, 5 रहे, उसका क्या होगा वैल्यू 0 को चाहे हम जितनी बार मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। यदि हम 1 का करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का 4 पावर 1 ही होता है, चाहे जितनी बार करे 1 का 5 पावर 1 ही होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
2 पर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, या एक काम करिए 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 5 कितना 32, 3 का स्क्वायर कितना 3 का क्यूब 3 टू द पावर 4 कितना 3 टू द पावर 5 ठीक है, 4 टू द पावर 2 यानी 4 स्क्वायर कितना 16, 6 कर रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, यदि सिंगल यूनिट प्लेस हम करें तो ज़रूरी नहीं है कि टोटल, वैसे कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये याद रखना होगा। 4 टू द पावर 3 यानी 4 क्यूब इक्वल टू 64, 4 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना 4 टू द पावर 5 इक्वल टू कितना कितना यहाँ हमको मेन चीज़ सबका इतना पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी भी नहीं है कि हम हर एक डिजिट लिखें, केवल हमको चूंकि ये क्या है डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, केवल इकाई अंक की संख्या निकालना है। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा 1024 पर पावर 1024 गुने कहेगा बताइए इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो आप ये पावर क्या संभव है इसका 1024 का पावर 1024 निकालना संभव नहीं है। तो ऐसे केसों में हमको केवल ये हम जो दे रहे हैं ये रटना जरूरी नहीं, कॉन्सेप्ट बैठाना जरूरी। हम कुछ कहना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़ते हैं पूरा करने दीजिए, उसके बाद बताते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। उसी तरह अब केवल हम यूनिट प्लेस लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, जिसके हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, हम केवल 5 लिखते हैं। 5 टू द पावर 3 इकाई अंक, पहले का कुछ अंक होगा, इकाई अंक पे आएगा 5। 5 टू द पावर 4 इकाई अंक आएगा 5। 5 टू द पावर 5 इकाई अंक आएगा 5। 6 टू द पावर 2 इकाई अंक आएगा 6। 6 टू द पावर 3 इकाई अंक आएगा 6। 6 टू द पावर 4 इकाई अंक आएगा 6। 6 टू द पावर 5 इकाई अंक आएगा 6। 7 टू द पावर 2 इकाई अंक आएगा 9। 7 टू द पावर 3 इकाई अंक आएगा 3। 7 टू द पावर 4 यूनिट प्लेस होगा कितना 1। 7 टू द पावर 5 इकाई अंक आएगा 7। 8 टू द पावर ज़्यादा नहीं 9 तक हम जाएंगे। 8 टू द पावर 2 इकाई अंक आएगा 4। 8 टू द पावर 3 इकाई अंक आएगा कितना 2। 8 टू द पावर 4 इकाई अंक आएगा 6। 8 टू द पावर 5 इकाई अंक आएगा कितना 8। 9 टू द पावर 2 इकाई अंक आएगा 1। 9 टू द पावर 3 इकाई अंक आएगा 9। 9 टू द पावर 4 इकाई अंक आएगा 1। और 9 टू द पावर 5 इकाई अंक आएगा 9। अब 10 का यदि हम पावर भी करें तो 10 का इकाई अंक क्या है 0, यह वही फॉलो करेगा जो ये फॉलो करेगा। 11 का यदि हम करें चाहे पावर कितना भी, यह वही फॉलो करेगा जो ये फॉलो करेगा। इकाई अंक तो हम यही 0 से लेके किसी का भी इकाई स्थान पे क्या हो सकता है 0 से लेके 9 की संख्या ही हो सकता है। तो कोई भी अंक है, जैसे यहाँ पूछा है 1024,
तो ये क्या फॉलो करेगा, इसका जो रूल होगा वही वो फॉलो करेगा। इसका कहता है 525, ये क्या फॉलो करेगा, इसका जो रूल होगा जो अब हम बताने जा रहे हैं वो फॉलो करेगा। इसका जो होगा ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। तो इसलिए हमको इससे आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल 0 से लेकर 9 का कॉन्सेप्ट हमको समझने की ज़रूरत है कि किसी पर पावर होता है तो वो कैसे बढ़ता है, कितना आ जाता है। तो देखिए हम 5 टाइम ही क्यों किए, 6 टाइम क्यों नहीं किए, 7 टाइम क्यों नहीं किए, 8 टाइम क्यों नहीं किए, तो उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि देखिए 0 का कितना भी पावर करे इकाई अंक पर 0 ही आएगा। 11 का ऐसे तो कितना भी पावर करे 1 इकाई अंक पर रहे या उसका कितना भी पावर करे तो इकाई अंक पर 1 ही आएगा। लेकिन हम चूँकि 5 सबका 5 पावर, देखिए तो 0 का 5th टाइम पावर 0 था, 1 का 5 पावर 1 ही था इकाई पर, 2 का यदि 5 पावर करे तो 2 है इकाई पर, 3 का 5 पावर करे तो इकाई पर 3 है, 4 का इकाई अंक 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 7 है, 8 का 8 है, 9 का 9 है। चूँकि सभी संख्या के लिए अलग अलग हम क्या करते हैं, नियम नहीं बना करके, और सब में देखिएगा तो कुछ में सेम है कुछ में अलग है, तो और सब में सेम नहीं हो रहा है। लेकिन यदि किसी भी संख्या का पावर 5 हो तो इकाई अंक पर वही संख्या आ जाती है, इसीलिए हम 5 तक किए हैं। अब उसके आधार पर कुछ नियम निकलेगा मैथमेटिक्स का। चाहे कोई भी संख्या हो उसका पावर यदि हम करें 5 टाइम्स तो उसका इकाई अंक क्या होगा, वही होगा जिस संख्या का कर रहे हैं। यानी इस संख्या का पावर यदि 5 रहता तो इकाई अंक पर क्या आता, यही आता। चूँकि इसका 4 है तो इसका संख्या 4 ही आता। इसका इकाई अंक 5 है तो ये अलग बात है कि 5 का कितना भी पावर करे इकाई अंक 5 ही आएगा। तो एक एक्सेप्शन भी है जिसको सिंपल वे में यदि याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। 0 का, 1 का, इधर 5 का और 6 का, ये 4 संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक खुद ही होता है। 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इसका पावर कितना भी हो इकाई अंक पर वही संख्या आएगी जिसका हम पावर कर रहे हैं। यदि 0 वाले संख्या का पावर कितना भी कर दे, 125 कर दे, 1025 कर दे, 1026 कर दे, 10,024 कर दे, तो उसका इकाई अंक उतना ही आएगा। 1 का भी वही हाल है, 5 का भी वही है, 6 का भी वही है। लेकिन रेस्ट जो है उसके लिए एक नियम है कि उसका पावर यदि हम 5 करेंगे तो इकाई अंक वही आएगा, रेस्ट करेंगे तो फिर अलग आएगा। तो रेस्ट के लिए भी थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स के हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। तो एक तो ये हुआ कि किसी का भी इकाई अंक यदि 5 हो तो उसके इकाई अंक पर वही संख्या आ जाएगी, इतना तो क्लियर है। तो आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, यदि इसका पावर, इसी का हम लेते हैं 4 टू द पावर 5, इकाई अंक 4 ही होगा। तो 4 टू द पावर यदि हम 10 करें, 5 का कोई भी मल्टीपल यदि पावर में हो तो इकाई अंक वही आएगा। इस संख्या का यदि पावर हम 5 करें तो इकाई अंक 4 ही होगा। यदि संख्या का पावर 10 होगा तभी इकाई अंक 4 ही होगा। यदि संख्या का 15 होगा पावर तभी इकाई अंक 4 ही होगा। उसके मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में हम जितना आगे बढ़ेंगे उसका पावर उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये आप ध्यान रखने का चीज़ है, ध्यान रखेंगे। तो इस आधार पर हम निकालते हैं किसी भी संख्या का। जैसे यहाँ 1024 निकालना है तो हम सबसे पहले इससे 5 टाइम में सेम आ रहा है तो 5 से 1 कम कितना होता है, 4। तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, हर एक के पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। हमको इसका निकालना है तो सबके पावर को, ऐसे तो इस सब को निकालने की हमको टाइम बचाना है, इस सब को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, इस एक्सेप्शन में है। इसका इकाई अंक तो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा, चाहे कितना भी पावर है। यहाँ प्लस है, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये भी वही एक्सेप्शन वाला केस ही है, इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन इसका तो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा कि 4 के मल्टीपल पर निकालेंगे। 4 के मल्टीपल, इसके 4 से डिवाइड करेंगे 1024। इसके पावर को 1024 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है, 4 से विभाग करेंगे कितना होगा, पूर्णतः कट जाएगा, शून्य आएगा, पूर्णतः कट जाएगा। 4 दूना 8, 2 5 6, 4 दूना 8, 256 टाइम में पूर्णतः कट जाएगा। तो जब पूर्णतः कट गया, 2 हुआ, ऊपर से आया 2,
ये हो गया 5 चौका 20, ये हो गया 2, ऊपर से आया 4, 6 चौका 24, पूर्णतः कट गया 256 टाइम में। तो पूर्णतः जो कट गया इसका मतलब है ये 4 के मल्टीपल पर है, 4 के मल्टीपल 224 जो है 4 के मल्टीपल पर है। 4 के मल्टीपल में इसका क्या आ रहा था इकाई अंक, किसका है, 4 वाले का है। 4 के मल्टीपल पर इकाई अंक क्या आ रहा है, 6, तो उसका आंसर क्या होगा 6। 6 गुने 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 पंचे 30 प्लस 1 31 इकाई अंक क्या आ गया 1। इसी तरह किसी का भी इकाई अंक रहेगा, पता चल जाएगा। 4 के मल्टीपल में नहीं रहेगा, यही हम कर देते हैं, इसको कर देते हैं 26। ठीक है, तो यहाँ जो हम भाग दिए थे यहाँ रहता 26, हमारा शेष कितना आया, शेष आया 2। तो ये 2 बार केवल कौन सी संख्या है, 4 है। 4 को 4 से यानी 4 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या आता है, 6, यहाँ 6 रख देते हैं। इस केस में 4 है तब ना, यदि कोई और रहता 7 रहता तो क्या सेम आता, 8 रहता तो क्या सेम आता हमेशा। तो यही आपका जो है सो वहाँ रखेंगे, इसके जगह 6 + 5 +, हालांकि उस केस में वही आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी नंबर दे देगा, कुछ भी दे देगा, कहेगा कि इसका इकाई अंक निकालिए, तो आपको उससे निकाल करके बता देना है। हो गया। चलिए अब आते हैं आवर्त दशमलव। देखिए, जैसे डेसिमल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, डेसिमल जानते हैं, फ्रैक्शन जानते ही होंगे। अब थोड़ा सा उससे आगे हम आते हैं आवर्त दशमलव। दशमलव का मतलब होता है कोई संख्या है लिखा हुआ 6.25, इसको दशमलव कहते हैं। दशमलव के लेफ्ट साइड में 0 2 1 6 2 5 ये एक संख्या लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इधर है 1206। अब दशमलव क्या इसको पढ़ते हैं 25,625, नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद प्रत्येक अंक को पार्टिकुलरली पढ़ते हैं, 0.25625 ऐसे पढ़ते हैं। तो बहुत लोग, हमको लगता है ये तो सिंपल बात है, ये तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन इससे आगे का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे इसको यदि हमको लिखना हो एब्रीविएशन में, इसका विस्तृत रूप लिखना हो, तो हम क्या लिखते हैं, ये आपका क्या है, इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये दोनों हजार है, ऐसे ही होता है। इसको यदि हमको लिखना होगा, दोनों को हजार कहे या एक को हजार दूसरे को 10,000 कहे, तभी बात एक ही है, अलग नहीं है। यदि एब्रीविएटेड फॉर्म में हमको इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये 10,000वें फॉर्म पर 10,000वें प्लेस पर है तो इसमें 10,000 से गुना, प्लस ये 1000वें पर है तो इसमें 1000 से गुना, प्लस ये सैकड़े पर है तो इसमें 100 से गुना, प्लस ये क्या है दहाई पर है तो इसमें 10 से गुना, प्लस ये इकाई पर है तो इसमें 1 से गुना, 0 से नहीं 1 से गुना, इकाई है तो 1 से गुना। अब प्लस आगे कैसे लिखेंगे, इसको हमको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना होगा। तो जैसे इधर हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा गिना, वैसे इधर क्या होगा, जो इकाई पर था उसमें 1 से गुना किए, जो दहाई से था उसमें 10 से गुना किए, जो सैकड़ा पर था उसमें सैकड़ा से गुना किए हैं। फिर इधर आगे का यदि हमको एब्रीविएशन करना हो तो कैसे लिखेंगे, इस समय बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है, ये जो हम बता रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लेवल का है। ये कंपटीशन में नहीं पूछेगा कि इसका एब्रीविएशन क्या होगा, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो आप ये समझेंगे तो आगे का चीज़ समझेंगे। बताइए यह क्या होगा, इतना गुने क्या,
जो भी संख्या है उस संख्या गुने हम जिस प्लेस पर था वो लिखते थे, उसी तरह यह किस प्लेस पर है, कितना गुने कितना लिखाएगा, ये हमको बताइए। बोलिए यहाँ क्या लिखाएगा। यहाँ तो जो सबसे पहले कन्फ्यूजन तो होना ही, जो अंक है वो तो लिखाता ही है। जैसे 2 था तो 2 लिखे थे, 1 था तो 1 लिखे थे, 2 था तो 2 लिखे थे, 0 था तो 0 लिखे थे, 6 था तो 6 लिखे थे। तो जो संख्या है वो तो लिखाएंगे। प्लेस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि प्लेस के जगह गुने में क्या लिखे, लेकिन जो डिजिट है वो डिजिट तो लिखाएगा ही। सबसे पहले यहाँ 2 है तो 2 लिखाएगा। उसके बाद गुने कितना, इसको कहते हैं, जैसे इधर इकाई होता है, डेसिमल से एक अंक पहले इकाई होता है, एक अंक बाईं ओर इकाई होता है, उसके बाद दहाई होता है, उसके बाद सैकड़ा होता है, उसके बाद हजार होता है। लेकिन दाहिनी तरफ यहीं से शुरू होता है। यहाँ डेसिमल से बाईं तरफ शुरू होता है, यहाँ डेसिमल से दाहिनी तरफ शुरू होता है। यहाँ डेसिमल से बाईं तरफ इकाई होता है, उसके बाद दहाई होता है। यहाँ इकाई नहीं होता है, दहाई से ही शुरू हो जाता है। और इसको दहाई नहीं कहते हैं, दशमांश कहते हैं, यानी 10वां अंश है ये क्या है, दशमांश है, 10वां अंश है। ये क्या है, सैकड़ांश है, सैकड़वां अंश है। ये क्या है, हजारांश है, हजारवां अंश है, हजारवां किसको कहते हैं, एक आम यदि है हजारवां अंश, 1000 आदमी में बांटना है, 1000 टुकड़े में काट देंगे उसको और तब बांटेंगे, उसको हजारवां अंश कहेंगे। यदि 1000 रहेगा तो उसको सीधे 1000 कहेंगे, हजारांश नहीं कहेंगे, अंश नहीं कहेंगे उसको। तो यह और एक तो ये, दूसरा चीज़ ये याद रखने की ज़रूरत है कि डेसिमल के लेफ्ट में पहला इकाई होता है, लेकिन डेसिमल के राइट में पहला इकाई नहीं होता है। इकाई से शुरू नहीं होता है, दहाई से ही शुरू होता है। इसलिए यहाँ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसको कहेंगे दहायांश, दहाईवां अंश, यानी दशमांश भी कहते हैं इसको। यानी ये क्या है, 10वां अंश है। 10वां अंश क्या कहेंगे, 10 से भाग। 10 से भाग को हम कैसे लिख सकते हैं, गुना में हमको लिखना है तो गुने 1/10, यानी 2 × 1/10 प्लस ये क्या होगा 5 × 1/100 प्लस 6 × 1/1000 प्लस 2 × 1/10,000 प्लस 5 × 1/1,00,000 हो गया। ये जरूर, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ऐसे इसका एब्रीविएशन क्या है, लेकिन इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा आगे, ये देखिएगा। अब इसको ऐसा कहे कि डेसिमल का कोई अंक है, उसको आपको कहे कि पूर्णांक में बदल दीजिए, या पूर्णांक है भाग के रूप में, उसको कहे डेसिमल में बदल दीजिए। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा 1 मिनट हम लेंगे। हम चाहेंगे कि आप इसको समझ लीजिए। ऐसे आप, मैं जानता हूँ कि आप पहले से ये समझते होंगे। इतना इंटू इतना बराबर क्या होगा, देखिए जैसे ही ऐसा संख्या हो गुणनफल में, तो आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ 1 पर 000 है, 1 पे 000 है, तो हमको क्या करना है, 1 से किसी संख्या में गुना करते हैं तो क्या संख्या परिवर्तित होता है, नहीं होता है। तो इसका ओवरऑल मान चेंज भले ही होगा, लेकिन अंक चेंज नहीं होगा, डिजिट जो है उसका वो चेंज नहीं होगा। बस इतना आप जान लीजिए कि यहाँ जो भी आंसर आए वो 1206 में ही आएगा, चाहे उस पर 0 बैठ जाए, चाहे उसका डेसिमल इधर से उधर हो जाए, लेकिन वही रहेगा, अंक नहीं चेंज होगा। तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। गुना कर रहे हैं तो ध्यान देंगे कि इस पर कितना, 1 पे कितना 0 है, 000 है। तो डेसिमल, गुना में डेसिमल क्या होता है, दाहिने तरफ बढ़ता है, अब भाग में डेसिमल क्या होता है, बाईं तरफ बढ़ता है। यही यदि ऐसा भी रहे 12.06 डिवाइडेड 1000 रहता, तब क्या होता, गुने 1000 है तब क्या होता। गुना में डेसिमल, अंक वही रहेगा, हमने कहा अंक वही रहेगा जितना अभी है, हम वही लिख भी देते हैं 12.060000, कुछ भी 0 कितना भी लगा दें, यहाँ भी 12.060000 ऐसा लिख देते हैं। और एक चीज़ आप और भी ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के दाहिनी ओर
अंक समाप्त हो जाने, अभी ये आंसर सही नहीं है, अभी हम इस पर कुछ बोलने जा रहे हैं, इसलिए अभी ये केवल लिखा हुआ है। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, डेसिमल के दाहिनी ओर अंक समाप्त हो जाने के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने लगा दिया है 0.6। यहाँ डेसिमल के दाहिनी ओर जा रहे हैं और अंक समाप्त हो जाने के बाद, ऐसा नहीं कि इस बीच में हम जीरो खिसका देंगे, बीच में जीरो लगा देंगे तो अलग हो जाएगा अंक। अंक समाप्त हो जाने के बाद या हम कितना भी जीरो इस पर रख दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या वही रहेगा। डेसिमल के दाहिनी ओर अंक समाप्त हो जाने के बाद संख्या पे हम कितना भी जीरो अधिरोपित कर दे, संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डेसिमल के बाईं ओर अंक समाप्त हो जाने के बाद हम कितना भी जीरो जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर दाहिनी ओर अंक खत्म हो गया तब, इधर भी अंक खत्म हो गया, डेसिमल के बाईं ओर अंक खत्म हो जाए तब। बीच में जीरो नहीं लगा सकते हैं, इसी दोनों के बीच में यहाँ जीरो नहीं लगा सकते हैं, चूंकि अंक है, अभी डेसिमल के बाद अंक है, उसके बाद फिर अंक है। अंक समाप्त हो जाए तब कितना भी जीरो लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं इस पे हमने कहा कि एक है, एक से गुना करे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर एक के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो डेसिमल सिंपल अपने जगह से 3 डिजिट राइट साइड खिसक जाएगा। अभी डेसिमल कहाँ है, 2 के बाद है, 3 डिजिट खिसकेगा तो कहाँ जाएगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। 3 डिजिट यहाँ कुछ घुसेगा, कुछ घुसा नहीं सकते हैं, जीरो घुसा सकते हैं। तो ये डेसिमल 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट खिसक के कहाँ पर जाएगा, यहाँ से डेसिमल माइग्रेट हो जाएगा और डेसिमल चला जाएगा यहाँ। इज इक्वल टू क्या हो गया, कितना हो गया, 12,060। ये हमारा आंसर हो गया। यदि हम भाग दे रहे हैं, जैसे गुना में जितने 1 पे जितने जीरो था उतना डिजिट दाहिने खिसका है, यदि हम भाग कर रहे हों तो डेसिमल जहाँ है 1 पे कितना जीरो है, 3 डिजिट है, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, उतने डिजिट लेफ्ट जाएगा। डेसिमल अभी यहाँ है, यहाँ से जाएगा कुदक के कहाँ, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट के पहले, यानी ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 0.01206। इसके बाद का जीरो हम नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, चूँकि वो भी बराबर मान ही होगा। क्या समझ में आया? ये है, ये सिंपल चीज़ है। इससे आगे आते हैं, इसको हमको डेसिमल को कन्वर्ट करना, ये भी आप लोग जानते होंगे। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 12.06 यदि हमको कन्वर्ट करना है, कहेगा कि फ्रैक्शन में चेंज करिए, भिन्न में चेंज करिए, तो ये होता है, इस पूरे संख्या को लिख देते हैं, डेसिमल हटा के ये पूरा क्या बनेगा, 1206 यानी 1206, और बट्टा इस डेसिमल के बदले 1, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 00। ये आपका हो गया, कटा दीजिए उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दीजिए, वो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया। अब इससे आगे थोड़ा सा हम आते हैं, उसको कहते हैं रेकरिंग, आवर्त दशमलव कहते हैं। आवर्त दशमलव क्या होता है, जैसे आपको हम कहें, ये भाग करने के लिए कहें, 1206 में कहेंगे 100 से भाग करिए, 1206 में हम कहेंगे आपको 100 से भाग करिए, तो आप भाग करेंगे, पहली बार कितना टाइम में लगेगा, 1 टाइम में लगेगा 100, यहाँ बचेगा 20, ऊपर से उतार देंगे आप 6, 2 टाइम में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 200, ये समाप्त, ऊपर से उतर जाएगा 6। अब भाग लगना नहीं है, चूँकि ये आपका क्या है, अच्छा, एक भाग में टोटल कितने, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ अ डिवीजन, there are 4 factors of a division, that is divisor, dividend, quotient and remainder. It is divisor, it is dividend, it is quotient and it is remainder. लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं बचा, 0 आ गया तब तो पूर्ण ये हो गया, पूर्ण भाजक हो गया, अब पूर्ण भागफल हो गया। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम उसको और आगे जारी रख सकते हैं डेसिमल डिवीजन में। यहाँ एक दशमलव डालेंगे और इस डेसिमल के बदले यहाँ हम इसके भाजक पर, भाजक कहते हैं, भाज्य पे एक 0 बैठाएंगे डेसिमल के बदले। अब ये क्या हो गया, 60 हो गया, लेकिन अब भी हमारा भाजक क्या है, 100 है, अब भी इससे बड़ा है। इसका मतलब अब भी भाग नहीं लगेगा, तो कितना टाइम में भाग लगेगा, 0 टाइम में भाग लगेगा। घटाएंगे तो कितना आएगा,
60। अब चूंकि हम डेसिमल डाले हुए हैं, डेसिमल के बदले एक जीरो हम इजीली डाल सकते हैं। अब देखिए हमारा भाज्य हो गया 600 और भाजक है 100, तो 6 टाइम में लग जाएगा और ये भाग हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा आपका 600 और ये ओवरऑल कैंसिल, यानी हमारा आंसर ये है। इसको हम परिणत किए 100 से भाग दिए तो पुनः इस रूप में आ गया। ठीक है, अब हम एक और अंक देखते हैं, अगली संख्या हम कहते हैं आपको 10 डिवाइडेड बाई 3। 10 डिवाइडेड बाई 3 इसको डेसिमल में बदल कर दिखाइए। तो जब आप 10 को 3 से भाग देंगे तो आपका क्या होगा, 3 3 जा 9, ये हो गया 1। यहाँ डेसिमल डालेंगे, डेसिमल के बदले यहाँ आएगा 0, फिर 3 टाइम में लगेगा, फिर हो जाएगा 9, फिर घटाएंगे 1, चूँकि डेसिमल डाले हुए हैं उसके बदले आएगा 0, फिर 3 टाइम में, फिर आएगा आपका 9, फिर ये 1। हमेशा ये देखिए 10 बनते जा रहा है, ये कभी समाप्त ही नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये भाग हम कब तक देते रहेंगे, तो इसलिए इसको हम लिखते हैं, ये 3 कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी एक निश्चित संख्या पर जाकर वो टर्मिनेट हो गया, रुक गया, समाप्त हो गया। लेकिन यह क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, चाहे हम पूरा बोर्ड भर दें, पूरा पृथ्वी पे बना दें, ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। हमेशा 10 आएगा, हमेशा 3 टाइम में जाएंगे और वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल है लेकिन टर्मिनेट नहीं होने वाला डेसिमल है, तो इसको हम लिखते हैं 3.3। और नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, उस पर एक और डॉट ऊपर में लगा देते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम पढ़ेंगे 3.3 रेकरिंग। 3.3 रेकरिंग, इसका मतलब क्या हुआ, यह 3 जो है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, पूरा चलते रहेगा। तो एक चीज़ बताइए, जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो इतना लिखे, इसको कन्वर्ट किया यदि डेसिमल में तो इतना लिखे, जो हमने भाग देकर दिखा दिया है। तो जिस तरह 10/3 इज इक्वल टू 3.3 रेकरिंग हुआ, तो 3.3 रेकरिंग को हमको फिर से कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो वो भी कन्वर्ट हमको होना चाहिए। तो अब उसका नियम देखेंगे कि आखिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को यदि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, तो हमने रूल क्या बताया, डेसिमल के बदले ये पूरी संख्या को गायब कर दीजिए, डेसिमल को गायब कर दीजिए, पूरा जो होता है वो ऊपर दे दीजिए, आप फ्रैक्शन बट्टा, और डेसिमल के बदले 1 और उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0, ये हमने रूल बताया। उसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को यदि हमको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो उसका भी रूल होता है। उसका रूल क्या होता है, यहाँ जो है इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम डेसिमल और रेकरिंग समाप्त कर दे तो कितना अंक बचता है, 33 बाई, यदि ये रेकरिंग नहीं होता तो डेसिमल के बदले 1 और 1 डिजिट है उसके बदले 0 हो जाता है। लेकिन यदि वैसा हम यदि करके देखें तो क्या पुनः इसको कन्वर्ट करें तो इतना आना चाहिए, 33/10 को हम कन्वर्ट करें तो फिर से इतना आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। 33/10 को यदि हम कन्वर्ट करें तो 3.3 रेकरिंग आएगा, 33/10 इकटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम में 30, फिर आएगा कितना 3 पॉइंट हो गया। अब क्या होगा, 3 जा पॉइंट के बदले 0, अब 3 जा 30, ये हो गया क्या समाप्त। क्या उतना आया सेम, 3.3 रेकरिंग ना आकर के ये क्या हो गया, ये 3.3 आ गया। 3.3 रेकरिंग नहीं आया, सेम नहीं आया। इसका मतलब यह मेथड जो हमने डेसिमल को कन्वर्ट करने का बताया था वह मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा। वह मेथड यदि हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ रहा है। सेम इसको फिर कन्वर्ट करें तो इतना आना चाहिए ना, या इसको कन्वर्ट करें तो फिर इतना आना चाहिए ना, जो नहीं आ रहा है। इसका मतलब लगभग तो आ रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं आ रहा है। तो कंप्लीट का इसका अलग रूल है, आप उसको देखेंगे। देखिए यदि नॉन टर्मिनेटिंग को हम कन्वर्ट कर रहे हों तो ये आपका क्या होगा, डेसिमल और रेकरिंग हटा करके जितना है उतना ऊपर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद माइनस नॉन टर्मिनेटिंग के डिजिट के अलावे
और क्या है यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट कौन है, ये 3 जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। इस 3 को हम ढक दे तो क्या है वहाँ, एक और 3 है, ये 3 है, उस 3 को इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बट्टा कितने अंक पे रेकरिंग है, केवल और केवल 1 डिजिट पे हमारा रेकरिंग है, तो जितने डिजिट पर रेकरिंग होगा उतना 9। और यदि इसके अलावे कोई और अंक होता, डेसिमल के बाद कोई और अंक होता जो टर्मिनेटिंग होता, ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है, हमसे पूछ दे 3.013, अब इसका कहे निकालने के लिए, तो इसका निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो रेकरिंग और डेसिमल हटा देंगे तो कितना बनेगा, इतना बनेगा, माइनस रेकरिंग के अलावे कौन सी संख्या है, इस 13 को ढक दे तो क्या बचता है, डेसिमल हटाकर 30 बचता है, तो -30। अब बाई कितने डिजिट पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो 99, और कितने पे रेकरिंग नहीं है, डेसिमल के बाद, केवल डेसिमल के पहले को काउंट नहीं करते हैं, डेसिमल के बाद कितने पर रेकरिंग नहीं है, 1 डिजिट पर नहीं है, तो 1 डिजिट के बदले 1 0, बस इसको निकालेंगे इतना आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखते हैं निकाल के, ये हो गया आपका कितना 30 बाई 9, इसको कटा दीजिए 10 3 से कटाएंगे तो 10 टाइम्स, और 3 से कटाएंगे तो 3 टाइम्स, देखिए 10/3 आ गया, हम 10/3 को ही कन्वर्ट किए थे। तो रेकरिंग को बदलने का ये तरीका है, रेकरिंग को आप डेसिमल में बदलिए, डेसिमल को रेकरिंग में बदलिए, ये करके देखिए। फिर एक और क्लास, 1-2 क्लास, ऐसे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका नंबर सिस्टम, अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है इसमें, फिर से 1-2 क्लास 3 क्लास और हम लेके आएंगे, नंबर सिस्टम को समाप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।